नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र बागड़ी एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज के सेशन में। साथियों, अब तक की क्लास में हमने 20 मॉडल पेपर प्लस 7 हमने टेस्ट सीरीज वाली जो श्रृंखला है वो हमने पढ़ ली है भूगोल विषय से संबंधित। उसी कड़ी में हम आज आगे की क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं, तो सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंध में डस्ट क्लाउड परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? कौन सी पूछा है? डस्ट क्लाउड परिकल्पना जो है ये किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? इमैनुअल कांट, साइमन पियरे लाप्लास, ओटो स्मिथ और सर जेम्स जीन। पृथ्वी में जो डस्ट क्लाउड को इसको बोलते हैं अंतः तारक धूलि परिकल्पना, ये परिकल्पना जो है ओटो स्मिथ के द्वारा दी गई थी। इसमें इन्होंने सौरमंडल से संबंधित जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है उसके बारे में बताया था 1943 में। यह एक नवीन परिकल्पना है जिसमें गैसों और धूल कणों के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति का कारक माना गया है। और इमैनुअल कांट जो है इन्होंने जो वायव्य जो धारा परिकल्पना दी थी वो इमैनुअल किसकी थी? कांट की थी। और लाप्लास की अगर बात करें तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, ये जिसमें इन्होंने सिद्धांत दिया था निहारी का उत्पत्ति सिद्धांत इन्होंने पृथ्वी के बारे में दिया था। जेम्स जीन और चैम्बरलिन की एक परिकल्पना है जिसको हम ग्रहाणु परिकल्पना के नाम से भी जानते हैं। ग्रहाणु परिकल्पना के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी इज राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 2 है, हाउ मैनी कॉन्फर्मेड मून्स आर एसोसिएट विथ जुपिटर? बृहस्पति के कितने प्रमाणिक उपग्रह हैं? ये प्रश्न हालांकि 2016 में आया था। ये प्रश्न पूछा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा छत्तीसगढ़ में 2016 में। अब 2016 में तो बहुत ही कम जो थे वो उपग्रह थे किसके? बृहस्पति के। लगभग 63-64 उपग्रह थे, लेकिन 63-64 के बाद में इनकी संख्या पहुंच गई कितनी? 79 पहुंच गई। फिर 79 के बाद में अब इनकी जो है वर्तमान में 2024 में हम बात कर रहे हैं 92-93 इनके उपग्रह हो चुके हैं। बृहस्पति के वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। इससे कुछ समय पहले हम 2023 में ये पढ़ते थे कि सबसे ज़्यादा उपग्रह जो हैं शनि के हो गए हैं 82, लेकिन शनि इस समय अगर बात करें तो शनि सेकंड पोजीशन पे आ गया है और बृहस्पति वापस अपना फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है। और लगभग इसके 92 और 93 नासा का जो शोध आता है या नासा के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई उसमें 92 से 93 वर्तमान में बृहस्पति के क्या माने गए हैं? उपग्रह माने गए हैं। ठीक है। और बात करें मंगल के कितने हैं? मंगल के 2 हैं, फिबोस और डिमोस। सबसे बड़ा बृहस्पति का कौन सा है? जुपिटर है। जुपिटर क्यों? गैनीमीड इसका क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है, जुपिटर तो इसी का हम नाम लेंगे। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया। तो वर्तमान में आप देखेंगे 92 से 93 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3, फ्यूमरोल एक प्रकार का है ज्वालामुखी, फोल्ड पहाड़, विच्छेदित पठार और जलोढ़ मैदान। फ्यूमरोल क्या है? तो याद रखिएगा, फ्यूमरोल एक ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बनने वाली एक स्थला करती है और ज्वालामुखी ये एक प्रकार से धुआंरे का प्रकार है। फ्यूमरोल क्या है? यह एक धुआंरे का प्रकार है। जब ज्वालामुखी निकलता है तो ये क्या निकलता है? इसके साथ में ज्वालामुखी धुआंरे के रूप में जो राख निकलती है, धुआं निकलती है, वो इससे क्या है? संबंधित है। और एक और प्रश्न जो बड़ा महत्वपूर्ण रहा था, 10,000 धुआंरे की घाटी या धूम घाटी,
10,000 धुआंरे या धूम की घाटी जो है, ये प्रश्न किस में आया था? वीडियो मेंस में आया था। और ये कटमई है एक जगह, अलास्का प्रांत, वहाँ पर है ये, यूएसए में। और इसी के समीप हवाई द्वीप समूह है। और यहीं पर ये 10,000 धुआंरे की जो घाटी दिखाई देती है, ये फिमरोल के कारण दिखाई देती है। ज्वालामुखी जब निकलता है तो वहाँ से जो धुआं निकलता है, धुआंरा, तो वो कटमई विश्व का सबसे बड़ा, और यूँ भी कह सकते हैं कि 10,000 द्वीपों या धूम घाटी के नाम से इसको जाना जाता है। निम्न में से कायांतरी चट्टानों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? संगुटिका, बलुआ पत्थर, रायोलाइट्स और स्लेट। इनमें से कौन सा कायांतरी चट्टानों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसमें जो स्लेट है, ये किसके अंतर्गत आता है? कायांतरी चट्टानों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। क्या आपके स्लेट। ठीक है। क्वेश्चन है अगला 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्लेट पंकास में मडस्टोन का कायांतरित रूप है। मार्बल चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। निस चट्टान आग्नेय शैल चट्टान से उत्पन्न होती है। शिष्ट चट्टान क्वार्टर्ज से क्या होती है? उत्पन्न होती है। इसमें से हमें छांटना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो क्या है? गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वार्ट जो है, ये रूपांतरित जो है चट्टान है, इससे परिवर्तित होता है। क्वार्ट जिससे नहीं होता, ये किससे होता है? ये रूपांतरित चट्टान से क्या होता है? परिवर्तित होता है, जिसे हम आगे चल करके निस के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है। शिष्ट से क्या बनता है? निस बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन संख्या 6 है, गुटेनबर्ग दरार पृथ्वी के भीतर कितनी गहराई पर पाई जाती है? गुटेनबर्ग 1900, 2900, 3900 और 4900 मीटर की गहराई पर कितने पे पाया जाता है? तो हम यहाँ पे बात करेंगे, पांचों परतों को एक बार बना लेते हैं कि कौन सी परत की गहराई कितनी है। तो यहाँ पे सबसे जो पहली परत आती है वो आती है 33 किलोमीटर की गहराई पर। इसके बाद में पहली जो परत है कोनराड। ठीक है। दूसरी कौन सी आएगी? मोहोवारिक आएगी। तीसरी कौन सी आएगी? रेप्टी आएगी। चौथी कौन सी आएगी? गुटेनबर्ग आएगी। और पांचवी कौन सी आएगी? लहमैन आएगी। ठीक है। तो सबसे पहले कोनराड आएगा। कोनराड 2 भागों में बटा होगा। इसके बाद में कोनराड के जस्ट बाद में आता है मोहो। तो ये 3 तो आपकी मुख्य मुख्य होंगी। ये कोनराड इससे लिख देता हूं मैं। कोनराड के बाद में यहाँ पे ये हो जाएगी मोहो। मोहो के बाद में आएगी रेप्टी। रेप्टी के बाद में गुटेनबर्ग। और एक आएगी कौन सी? लहमैन। तो लहमैन तो क्या करता है मैं आपको बता दूं, ये इन और आउटर जो हमारा क्रोड होता है, इसका इन और आउटर जो होता है, इसको अलग करता है कौन सा? लहमैन। और गुटेनबर्ग जो होता है नंबर 5 पे, ये किसको अलग करता है? ये इसको अलग करता है, जिसमें ऊपर वाला तो कौन सा होगा आपके? सेकंड नंबर की जो हमारी परत बनती है, इसको ये थर्ड नंबर की परत से क्या करता है? अलग करता है। तो ये सियाल सीमा या हम यूँ कह सकते हैं मेटल, इसको 2 भागों में क्या करता है? बांटता है।
तो ये कितने पे आता है, ये आपके आने वाला है 2900 किलोमीटर की गहराई पर आने वाला है। कितने पे आएगा, ये आपके आने वाला है 2900 किलोमीटर की गहराई पर आने वाला है। अगला है पेन फ्लेन शब्द किसके द्वारा दिया गया था, डेविस के द्वारा, पैंक के द्वारा, किंग के द्वारा और स्टाहलर के द्वारा। पेन फ्लेन जो शब्द है किस भूगोलवेता के द्वारा दिया गया है, ठीक है। डेविस, पैंक, किंग, स्टालर और स्टीयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को डिलीट किया गया, और डिलीट करने का कारण मैं आपको बता देता हूँ क्यों किया गया था। क्योंकि ये शब्द जो है पेन फ्लेन, ये किरकमे के द्वारा दिया गया है। अब ऑप्शन में यहाँ पर है नहीं, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डेविस ने क्या दिया था, डेविस ने दिया था पेनी प्लेन। डेविस के द्वारा क्या दिया गया था, पेनी प्लेन दिया गया था। पेडी प्लेन जो है वो किंग के द्वारा दिया गया है। पेडी प्लेन किंग के द्वारा दिया गया है। लासन का यहाँ पे नाम नहीं दिया, लासन का भी हम बता देते हैं। लासन के द्वारा पेन फेन दिया गया, और किक्रमे के द्वारा क्या दिया गया है, पेन फ्लेन शब्द यहाँ पर दिया गया है। तो डेविस ने पेनी प्लेन, किंग ने पेडी प्लेन, स्टाहलर ने क्या दिया है, फेन फेन दिया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन संख्या 8, मोना लावा ज्वालामुखी निम्न में से किस प्रकार का, किस द्वीप पर स्थित है। मोना लावा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वर्तमान में। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, मोना लावा। और ये मोना लावा जो है वो अमेरिका यूएसए के हवाई द्वीप पर है। जैसा कि मैंने आपको अभी कटमई के बारे में बताया था, उसी प्रकार से यहाँ पर जो हवाई द्वीप है यहाँ पर है मोनो लावा। ये विश्व का वर्तमान में सबसे बड़ा क्या है, ज्वालामुखी है। क्वेश्चन संख्या 9 है, बृहस्पति और मंगल ग्रह की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे, ये मान लेते हैं मंगल की बेल्ट है, मंगल यानी आंतरिक ग्रहों में आता है, और ये बृहस्पति ग्रह है, ये आउटर ग्रह में से आता है। ये बृहस्पति हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। इनके बीच में जो डॉट डॉट से पाए जाते हैं ये क्या हैं, इनको हम किस नाम से जानते हैं। तो इनको हम कहते हैं एस्टेरॉयड, यानी कि क्षुद्र ग्रह के नाम से हम इनको जानते हैं। तो ये एस्टेरॉयड आते हैं। मंगल तक जो है आंतरिक ग्रह हैं, और इसके बाद में ये वाले जो ग्रह हैं ये बाह्यतम ग्रह हैं। बाह्यतम आकार में बड़े हैं, इसलिए इनको जोवियन कहा जाता है, जोवियन ग्रह कहा जाता है। ये आकार में छोटे हैं, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अगला है क्वेश्चन संख्या 10, निम्नलिखित में से किस भूकंपीय तरंग को एक सिस्मोग्राफ द्वारा सबसे अंत में दर्ज किया जाता है। पीजी, एल, एसजी और एस। अभी पहले हम 3 ही प्रकार की तरंगें पढ़ते थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और लास्ट में आती थी एल तरंगे, जिन्हें हम धरातलीय तरंगे कहते हैं। पीएसएल तरंगों के रूप में हम जानते थे। परंतु अभी की अगर हम वर्तमान में बात करें तो कुछ तरंगे और पता चली, जैसे पीजी और पीएस। निम्नलिखित में से भूकंपीय तरंग को सबसे अंत में जो दर्ज किया जाता है वो कौन सी आती हैं। एल तरंगे जो हैं वो सबसे अंत में क्या होती हैं, दर्ज की जाती हैं। सबसे पहले पी यानी प्राथमिक, सेकेंडरी और ये धरातलीय तरंगे। इनकी गति ज़्यादा होती है, इनकी धीरे कम हो जाती है, और ये सबसे लास्ट में इसकी गति क्या होती है, कम होती है। क्वेश्चन संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है। जल गति का
नदीय स्थलाकृति अपर्दन, तटबंध नदीय स्थलाकृति निक्षेपण, विलयन रंध्र कास्ट स्थलाकृति और निक्षेपण, डोलाइन कास्ट स्थलाकृति और अपर्दन। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है वो सही नहीं है? ठीक है, अब इसमें से कुछ स्थलाकृतियाँ अपर्दन से भी हैं, कुछ निक्षेपण से भी हैं, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सी जो है इसमें सही नहीं है। विलयन रंध्र कास्ट स्थलाकृति और निक्षेपण, ये इसलिए सही नहीं हो रहा क्योंकि विलयन रंध्र कास्ट स्थलाकृति निक्षेपण कास्ट में अपर्दन द्वारा घुलकर छोटे छोटे क्या करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, तो ये निक्षेपण से नहीं होता है। ये क्या होती है? अपर्दनात्मक स्थलाकृति होती है। तो ये सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी सबके सब क्या होंगे? राइट होंगे। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 12 है, ओजोन परत निम्न में से डैश डैश का भाग है? बहिर्मंडल का, सौमंडल का, मध्य मंडल का और समताप मंडल का। ओजोन परत जो है वो कौन सी परत के यहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत के यहाँ पे बात करेंगे हम, ये पहली परत यहाँ तक मानेंगे अपन इसको, ये हो जाएगी आपकी कौन सी? सौमंडल। सौमंडल के बाद में सेकंड जो होगा ये होगा आपका कौन सा? समताप मंडल। और इसी समताप मंडल के बीच में यहाँ पर जो ये परत पाई जाती है ये वाली, इसी परत को हम किसके नाम से जानते हैं? ओजोन। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले 1984 में एंटार्क्टिका महाद्वीप पर यहाँ पर इसमें ये छिद्र देखा गया। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण इस परत को क्या हो रहा है? छिद्र हो रहा है, जिससे सूर्य से आने वाली जो पैराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, वो सीधी कहाँ पर आ रही हैं? धरातल पर आ रही हैं, जिससे मनुष्य में चर्म कैंसर यानी कि चमड़ी का जो कैंसर है वो क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है। इसे हम पृथ्वी की छत के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर में। क्वेश्चन संख्या 13 है, वातावरण में मात्रा के हिसाब से कौन सा गैसीय संयोजन सबसे अधिक अनुपात में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? आर्गन ऑक्सीजन, आर्गन नियोन, कार्बन डाई और ऑक्सीजन, कार्बन डाइड और मीथेन। तो सबसे ज़्यादा अनुपात में अगर कोई गैस पाई जाती है तो ये तो कन्फर्म है कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ये तो आपको बिल्कुल पता भी है कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। ठीक है, तो ऑर्गन नंबर 3 पे आती है, वैसे हम पढ़ते हैं जब, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो सबसे ज़्यादा हैं, ये 20-21% के आसपास है और ये 0.93 के आसपास है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्गन और ऑक्सीजन। निम्न में से किस शहर में ऑरोग्राफिक वर्षा होती है? गंगटोक में, चेन्नई में, लखनऊ में और भोपाल में। कौन से शहर में ऑरोग्राफिक वर्षा होती है? ऑरोग्राफिक वर्षा कहते हैं पर्वतीय वर्षा को। तो गंगटोक जो है इसमें होने वाली जो वर्षा है इसको हम पर्वतीय वर्षा जो है, ये सिक्किम की राजधानी भी है। गंगटोक कहाँ पर है? हिमालय पर बसा हुआ है और सिक्किम की क्या है? राजधानी है। तो ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 15 है, निरपेक्ष आर्द्रता डैश डैश में मापी जाती है? ग्राम प्रति वर्ग मीटर में, ग्राम प्रति घन मीटर में, संतृप्त बिंदु पर ग्राम प्रति वर्ग मीटर में, संतृप्त बिंदु पर ग्राम प्रति घन मीटर में। ये वर्ग मीटर में है और ये घन मीटर में है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये किस पर मापी जाती है? तो ये ग्राम प्रति घन मीटर पर मापी जाती है निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता किसी वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। जलवाष्प में निरपेक्ष निश्चित आयतन पर जलवाष्प की जो मात्रा है उसको हम ग्राम प्रति घन मीटर में मापते हैं और इसको हम निरपेक्ष आर्द्रता के रूप में हम जानते हैं। क्वेश्चन संख्या 16 है, पृथ्वी के धरातल पर तापमान का क्षैतिज वितरण निम्न में से
किस कारक से प्रभावित नहीं होता है? समुद्री धारा से, देशांतरी यामोत्तर से, अक्षांशीय समांतर से, क्रांतिवर्त और तिर्यकता से। पृथ्वी के धरातल पर तापमान का क्षैतिज वितरण निम्न में से किस कारक से प्रभावित नहीं होता है? तो इसमें क्रांतिवर्त तिर्यकता जो है इससे कोई प्रभावित या इसका कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है। तिर्यकता सूर्य पथ को कहा जाता है जिस मार्ग से पृथ्वी सूर्य का क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। ये सूर्य का बीच में सेंटर में सूर्य है और हमारी पृथ्वी इसके चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। तो इसका जो ये पथ है, इस पथ का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बाकी सब के सब बिंदुओं का यहाँ पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। अगला है क्वेश्चन संख्या 17। भूमध्य रेखा इक्वेडोर के उत्तर में 23.5 डिग्री तक का क्षेत्र निम्न में से किसका भाग है? 23 डिग्री 5 मिनट तक का जो क्षेत्र है, ये थोड़ा ठीक नहीं लिखा गया है ना, इसको थोड़ा हम ठीक समझेंगे। 23.5 डिग्री इसको पढ़ेंगे अपन। शीतोष्ण क्षेत्र का, उष्ण कटिबंध क्षेत्र का, उदासीन क्षेत्र का, या शीतोष्ण या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक का क्षेत्र। तो ये किस में आता है? यह आएगा आपके उष्ण कटिबंध में आता है। तो ये टॉरिड जोन यानी कि ट्रॉपिकल जोन में आता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 18 है 1 किलोग्राम हवा की विशिष्ट आर्द्रता औसत समुद्र स्तर दाब और 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लगभग होनी चाहिए। 1 किलोग्राम जो हवा होती है उसकी 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान कितना होना चाहिए, इस बात को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो बी तो इसका राइट आंसर हो गया 10 ग्राम। कितना हो गया है? 10 ग्राम। तो हमें ये पता है कि 1013.25 मिली बार ये समुद्र तल पर क्या माना गया है? औसत मानक माना गया है। ठीक है। तो ये 45 डिग्री पर आसपास क्या होती है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होती है। तो ये लगभग कितनी होगी? 10 ग्राम के आसपास होनी चाहिए। क्वेश्चन संख्या 19 है विज्ञानी C.W. थानथवेट ने वनस्पति विशेषता के अनुसार मौसम के वर्गीकरण में संशोधन किया 1931 में, 1938 में, 1941 में और 1948 में। तो इन्होंने अपना संशोधन किया था 1931 में। और कल भी हमने ये पढ़ा था कि थानथवेट ने 2 आधार माने थे, वर्षण प्रभावितता और एक माना था इन्होंने तापीय प्रभावितता। वर्षण और तापीय प्रभाविता के आधार पर इन्होंने बांटा था 1931 में।